सो हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आज हम कवर करने वाले हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आप जानते हैं कि इमरजेंसी तीन टाइप की होती है। पहली होती है नेशनल इमरजेंसी, जो हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपने वो वीडियो देख ही लिया होगा। नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो पहली होती है नेशनल इमरजेंसी, सेकंड होती है स्टेट इमरजेंसी, या जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। ठीक, वो हम अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। और तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है। बाकी दोनों इमरजेंसी थोड़ी लेंदी हैं और थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि सिलेबस काफी लेंदी है उसका, ये काफी छोटी उसके कंपैरिजन में। ठीक। थोड़ा अंडररेटेड टॉपिक है ये, बट एग्जामिनर्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर्स क्या होते हैं, जो थोड़े छोटे और अंडररेटेड टॉपिक होते हैं उसमें से काफी सवाल पूछते हैं। ठीक है। तो एग्जामिनेशन के हिसाब से बड़ा ही हायर प्रोबेबिलिटी टॉपिक है, केयरफुली सुनिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। 360 आर्टिकल में कवर होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज हम देखेंगे। ये रही लिस्ट जो मैं बता रहा था। नेशनल इमरजेंसी 352 आर्टिकल से आती है। स्टेट इमरजेंसी है प्रेसिडेंट का रूल 356 आर्टिकल। और थर्ड टाइप फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आर्टिकल से, जो हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है। चलिए, तो आप जानते हैं कि इमरजेंसी प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में कवर होते हैं? 18th पार्ट में। रोमन्स में लिखा जाता है पार्ट का नंबर। और फाइनेंशियल इमरजेंसी उसमें से एक है, जो कि आर्टिकल 360 में आती है। और इसका बेसिक पर्पस देख लीजिए कि प्रोविजन क्यों दिया गया है। द पर्पस इज टू डील विद द इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द कंट्री ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। तो किसी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जब भी कंट्री में इकोनॉमिक या फाइनेंशियल डिस्टेबलाइजेशन होता है, तो हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजंस यूज करने पड़ते हैं। ठीक है। एग्जैक्ट प्रोविजन देखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ऑफ दिस एंटायर पीपीटी। इसे इंपोज कौन करता है? प्रेसिडेंट। सो इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज रिजन whereby the financial stability or credit of India or any part of the territory is threatened, then he may proclaim financial emergency। मतलब पूरा इंडिया या किसी एक पार्ट में अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट में कोई थ्रेट या खतरा है, तो उससे निपटने के लिए प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट पे जो थ्रेट होता है उसके लिए लगता है। पूरे इंडिया में या किसी भी एक पार्ट ऑफ द टेरिटरी में अगर कोई थ्रेट है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। ठीक। अब देखिए, प्रेसिडेंट ने इसको डिक्लेयर तो कर दिया, इंपोज तो कर दिया, बट इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। सो प्रोक्लेमेशन ऑफ दीज ऑर्डर्स बाय द पार्लियामेंट आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। वो देख लीजिए। देखो, प्रोक्लेमेशन बाय पार्लियामेंट वहां पर भी था नेशनल इमरजेंसी में, दोनों में फर्क क्या देखते चलेंगे। ठीक है। सो प्रोक्लेमेशन नीड्स टू बी, कौन सा प्रोक्लेमेशन? फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, विद इन 2 months। ठीक। अब वहां पे याद है आपको, नेशनल इमरजेंसी में पहले 2 महीने का टाइमलाइन मिलता था, पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1978 का, उसके बाद वहां का टाइम 2 महीने से 1 महीना कर दिया गया। ठीक है। सो अब अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी जाती है तो उसको पार्लियामेंट को 1 महीने के अंदर अप्रूव करना पड़ता है, पर फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए 2 महीने है। ठीक। एंड इट हैज टू बी क्लियर्ड बाय सिंपल मेजोरिटी, मतलब जितने भी प्रेजेंट मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनका 50%, मतलब उनकी मेजोरिटी से काम चल जाता है। यहां 2/3 वाले वैसा कुछ चक्कर नहीं है। अब फर्क दिखा आपको? नेशनल इमरजेंसी हैज टू बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी अप्रूव्ड बाय सिंपल मेजोरिटी। अगेन एक और फर्क। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम वहां पे देखी थी ना आपने, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस बट लोकसभा इज अ टेम्पररी हाउस। तो किसी कारण से, रीजंस लाइक डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, उन किन्हीं कारणों से अगर लोकसभा 2 महीने के अंदर पास नहीं कर पा रही, मान लो उससे पहले डिसॉल्व हो गई, तो प्रोविजन क्या है? एक प्रोविजन है, जैसे वहां पर भी था यहां पर भी है। ध्यान से पढ़िएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थोड़ा इलेबोरेट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा छोटा कर दो फिर सुनिएगा। ये देखिए। सो इफ प्रोक्लेमेशन कैन नॉट बी पास्ड इन लोकसभा विद इन 2 months फॉर एनी रीजन, मान लो कि विद इन 2 months लोकसभा डिसॉल्व हो रही है, ऐसे कुछ कारण है, तो फिर प्रोविजन क्या है? देन दिस प्रोक्लेमेशन मस्ट बी पास्ड इन राज्यसभा विद इन 2 months। राज्यसभा में पास हो जाना चाहिए, उसमें कोई रीजन नहीं चलेगा। एंड देन बाय द लोकसभा विद इन 30 days फ्रॉम इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो लोकसभा जब दोबारा बनेगी तब आपको 2 महीने दोबारा नहीं मिलेंगे, तब सिर्फ 30 days मिलेंगे। तो नेशनल इमरजेंसी में क्या था? स्पेशल मेजोरिटी। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो रही तो जब दोबारा बनेगी तो फर्स्ट मीटिंग से 30 days के अंदर, और पहले ओरिजिनल भी 1 month है। मतलब अगर लोकसभा नॉर्मल चल रही है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों से 1 month में पास करवाना है। अगर नहीं है तो राज्यसभा से 1 month में पास कराओ। मैं नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा हूं।
लोकसभा राज्यसभा दोनों से 1 मंथ में पास कराओ, अगर लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा से पास करा दो 1 मंथ में, और लोकसभा जब दोबारा बनेगी तो 1 मंथ में पास करा देना। यहां पे फर्क देखा आपने? ओरिजिनली प्रोविजन 2 मंथ्स का है कि अगर दोनों नॉर्मली वर्क करी 2 महीने में पास करा दो, पर अगर लोकसभा इन 2 महीनों में डिसॉल्व होने वाली है तो आप राज्यसभा तो पास करवा दो, और लोकसभा जब रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तब 2 महीने नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ 30 डेज मिलेंगे। ये मेन फर्क है, ठीक है? तो 2 मंथ्स, 2 मंथ्स एंड 30 डेज। वहां पर क्या था? 1 मंथ, 1 मंथ एंड अगेन 30 डेज, मतलब 1 मंथ। तो वहां पे कंसिस्टेंट 1 मंथ था, यहां पे 2-2 और रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद आधा टाइम हो जाता है। ये मेन चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रोक्लेम हो गया। अब जुडिशियल रिव्यू का स्टेटस पता है क्या है? बिल्कुल वैसा ही जो नेशनल इमरजेंसी में था। तो 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1975 में आया था, उसमें रूल ये बना था कि इट मेड अ डिक्लेरेशन, रूल ये बना था कि जो डिक्लेरेशन होता है ना नेशनल इमरजेंसी का, दैट इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ठीक, यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही बोल सकते हो। यू कैन इजीली रिप्लेस दिस विथ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी 38 अमेंडमेंट में क्या बोला था कि भाई बेसिकली इमरजेंसी का डिसीजन जो प्रेसिडेंट लेते हैं दैट इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। पर 44th वाले में क्या चेंज करा गया 1978 में? नहीं, दिस प्रोविजन वाज डिलीटेड। अब सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट टू इंपोज द इमरजेंसी इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट उसे रिव्यू कर सकता है। तो जो काम नेशनल इमरजेंसी में था वही काम किस में होता है? फाइनेंशियल में भी सेम होता है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। 38 और 44 इनका ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं कि ये खत्म कैसे करते हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। तो जो भी फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है उसको रिवोक करने के लिए प्रेसिडेंट कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए दोबारा अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। पर फर्क देखा आपने? ये प्रोविजन तो नेशनल इमरजेंसी में भी था, पर वहां पे एक और था कि लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से भी रिवोक कर सकती है, पर यहां पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। ठीक है, आपने एक फर्क और देखा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। उस केस में पता है क्या था? एक बार पार्लियामेंट ने नेशनल इमरजेंसी अप्रूव कर दी, पास कर दी, तो हर बार इंडेफिनिटली 6-6 महीने तक के लिए बढ़ेगी। मतलब 6 महीने के बाद आपको दोबारा अप्रूव करवाना पड़ेगा। पर यहां पर ऐसा कुछ नहीं। यहां पर भी आप इनफाइनाइट बढ़वा सकते हो, पर 6 महीने में दोबारा अप्रूवल का चक्कर नहीं है। यहां पे एक बार अप्रूव तो जब तक चाहे चल सकती है, जब तक प्रेसिडेंट खुद रिवोक ना करे। पर नेशनल इमरजेंसी हर 6 महीने में रीअप्रूव होनी चाहिए। फर्क समझे? चलिए, तो मेन फर्क अगर हम रिवाइज कर लें कि 2 महीने का यहां पर है, वहां पर 1 महीने का था। वहां स्पेशल मेजोरिटी है, यहां पे सिंपल मेजोरिटी है। स्पेशल और सिंपल का फर्क। और वहां पे सिंगल मंथ का है, यहां पे 2 मंथ्स का है। ये 3 मेन डिफरेंस निकल के आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये जुडिशियल रिव्यू की तो बात कर ली हमने, रिवोक की बात भी कर ली। यहां लोकसभा की कोई पावर ऐसा नहीं होती रिवोक करने में। लास्ट पॉइंट देख लीजिए कि इफेक्ट क्या होते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के। मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लग चुकी है तो फिर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये देख लीजिए। सेंटर कैन गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट टू ऑब्जर्व फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शंस सेंटर स्टेट को दे सकता है। आप जानते हैं जनरली सेंटर स्टेट को कुछ रेयर सिचुएशन में ही ऑर्डर दे सकता है, जैसे कि हमने पिछले पीपीटी में बात करी थी प्रमोशन ऑफ हिंदी वाले केस में, या फिर मेंटेनेंस ऑफ रेलवे वाले केस में। पर जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शंस स्टेट को दिए जा सकते हैं सेंटर के द्वारा टू मेंटेन फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। ठीक, डायरेक्शंस, अब ये जो डायरेक्शन की बात करिए वो डायरेक्शन किस तरह के हो सकते हैं? फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का मतलब क्या वो देख लीजिए। दीज डायरेक्शन में इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग द स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, सबके या कुछ के सैलरीज कम करने के डायरेक्शन दिए जा सकते हैं। डायरेक्शन कैन बी गिवन टू रिजर्व द मनी बिल एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स विच आर पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो स्टेट में फाइनेंशियल इमरजेंसी में अगर कोई भी मनी बिल या फाइनेंशियल बिल पास हो रहा है तो प्रेसिडेंट उसको रिजर्व कर सकते हैं अपने कंसिडरेशन के लिए। ठीक, एंड ये तो स्टेट की बात हो गई। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो इशू डायरेक्शंस फॉर रिडक्शन ऑफ सैलरीज या पर्क्स ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन। मतलब ये सेंटर वाले ऑफिसर्स या वर्कर्स की सैलरी भी कम हो सकती है और स्टेट वालों की भी हो सकती है, दोनों के लिए काम चल सकता है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, सबसे बड़ा सवाल, क्या हम जुडिशरी को टच कर सकते हैं? मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी भी कम करी जा सकती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट। यस, दिस इंक्लूड्स, ये इंक्लूड्स आएगा, दिस इंक्लूड्स जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इसमें प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी भी
कम कर सकता है, जो नॉर्मली पॉसिबल, मतलब नॉर्मल केस में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, पर फाइनेंशियल इमरजेंसी में ये रिड्यूस करी जा सकती। और फ्रेंड्स, लास्ट बात ये है कि क्या कभी इंडिया की हिस्ट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी इंपोज करी गई या नहीं करी गई? एंड द आंसर इज नेवर। आज तक कभी भी कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर नहीं करी। ठीक है। हाँ, 1990 और 91 के आसपास हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन कंट्री की बहुत अच्छी नहीं थी, और आप जानते हैं कि इसे कुछ समय बाद क्या इंपोज करा गया था? एलपीजी रूल्स। इकोनॉमी थोड़ी ओपन अप करी गई थी, मतलब कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो वो थोड़ा क्रिटिकल स्टेज था कंट्री के फाइनेंसिस के लिए, बट तब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी अप्लाई नहीं करी गई थी। ठीक है। सो देयर इज नो केस ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था पूरा कवरेज फाइनेंशियल इमरजेंसी का। होपफुली आपको पूरा कंपेयर हो गया होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी एंड कंपैरिजन विद नेशनल इमरजेंसी ऑल्सो। तो कंपैरेटिव सारे पॉइंट बता दिए मैंने आपको, अब कॉन्क्रीट तरीके से दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, अच्छा या बुरा, हर फीडबैक जरूरी होता है मेरे लिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया तो उसके बगल में जो बेल का निशान है ना, उसको दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना, आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वीडियो मिस नहीं होगा। ठीक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।